है वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस ओएफटी में, जहां पर आज आप सीखेंगे पीटी कैश बनाना। पीटी कैश हिंदी में बोलते हैं खुदरा रोकड़ बही। खुदरा रोकड़ बही एक ऐसी बही होती है जिसमें छोटे छोटे जितने भी खर्च होते हैं उन सभी खर्चों को नाम मात्र के खातों को लिखा जाता है। ठीक है, देखिए, व्यापार में जो खर्च होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है पूंजीगत, एक होता है संपत्तिगत, एक होता है आयगत। ठीक, अलग अलग खर्चे होते हैं। अब ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे कर हैं जो ज़रूरी हैं, आवश्यक रूप से लगती ही हैं। जैसे कि आप माल को अपने गोदाम से बाज़ार तक लेकर जाएंगे, या बाज़ार से अपने गोदाम तक लाएंगे, या किसी जगह से अपने गोदाम तक कच्चा माल लाएंगे, तो गाड़ी भाड़ा ट्रैवलिंग चार्ज तो लगना है, कॉमन सी बात है। सामान इतना ज़्यादा है कि अकेले आप नहीं उतार सकते, आपको 4 मज़दूर चाहिए तो मज़दूरी देना पड़ेगा। तो ऐसे ही खर्च खुदरा रोकड़ बही पीटी कैश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी इसको देख सकते हैं। आपको आंसर सारे इंग्लिश में ही मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने इसके 3 वीडियो अपलोड कर दिए कैश बुक की, जहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से समझाया था, पर उससे पहले मैंने आपको थ्योरी समझाया था क्या होता है खुदरा रोकड़ बही, क्या क्या लिखना है। पंजी प्रविष्टि कैसे होती है वो आपको ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि कैश बुक में पंजी प्रविष्टि के आधार पर आपको खतौनी करना होता है। तो यहाँ पर खतौनी होती है जिसको आप लेजर पोस्टिंग कहते हैं। तो उसके लिए आपको पहले तो पंजी प्रविष्टि आना चाहिए, तब तो जा कर के आपसे ये बनेगा। ठीक है, तो चूँकि वो रोकड़ बही में है, इसमें उसका ज़्यादा रोल नहीं है, तो बस उसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। मैं हूं आपका एसडीएम सर। आज हमें पढ़ना है खुदरा रोकड़ बही। देखिए, पीटी कैश में होता क्या है, कुछ खर्च ऐसे होते हैं किसी किसी व्यवसाय में जो पर डे होना है, या वीक में होना है, या हर महीने होना ज़रूरी है वो खर्च। तो ऐसे खर्चों के लिए जब हम पीटी कैश बनाते हैं ना, खर्चों को लिखने के लिए, तो वहाँ पर भी कुछ कॉलम निर्माण कर देते हैं। जैसे साझेदारों को बुनी खाता होता है ना, जिसमें ए का बी का सी का अलग अलग बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से मान लेते हैं ढुलाई पर व्यय, साफ सफाई पर व्यय, माल की ढुलाई पर व्यय, ये बार बार लग रहे। तो जब भी मैं माल खरीदूंगा ढुलाई व्यय करना पड़ेगा, जब भी खरीदूंगा ढुलाई व्यय करना पड़ेगा। तो अगर मैं एक साथ सब खर्चों को लिख दूं तो मैं स्पष्ट कैसे जानूंगा ढुलाई का कितना है। इसी तरह से ट्रैवलिंग चार्ज लगना ही है। मेरा फैक्ट्री इतना दूर है कि गांव से मुझे कच्चा माल खरीदना पड़ता है, तो मुझे यातायात पे खर्च करना पड़ता है। तो बार बार जो मेरा यातायात पे खर्च होगा, मैं सिर्फ जानना चाहूँगा कि ट्रैवलिंग पर कितना खर्च हुआ, तो कैसे जानूंगा। इसलिए किसी भी व्यापार का जो खर्च कॉमन होता है उसके लिए हमें उसके नाम से खाता बनाना पड़ता है। अब पेटी कैश को आपको रटना नहीं है कि यहाँ पर जो कॉलम है वही कॉलम आपको हर बार बनाना है। ये व्यापार के हिसाब से कैसे भी हो सकता है। ठीक है, किसी व्यापार में अगर यातायात पर ज़्यादा खर्च है तो ट्रैवलिंग का बना लेगा। किसी व्यापार में अगर एसटीडी फ़ोन मतलब बात करना पड़ता है तो फ़ोन का रिचार्ज ज़्यादा आता है ना, बिल ज़्यादा आता है, एसटीडी बूथ जैसे पहले होता था, तो वो उसका बना सकता है। आपके यहाँ डाक डाक सुविधा की मतलब डाक पत्रों का लेन-देन बहुत ज़्यादा है, तो उस पर आपका खर्च हो सकता है, आप उसका बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको याद रखना है खर्च होते हैं 100 प्रकार के। उन 100 प्रकार के खर्च आपके व्यापार में होते हैं, लेकिन उनमें से कोई 10 अगर बहुत ज़्यादा होता है, तो उन 10 का आप अलग से कॉलम बना लेंगे। ठीक? बस यही है। तो देखिए ध्यान से। यहाँ पर हम देखते हैं क्या-क्या चीज़ें बार-बार मिलती हैं। जैसे कि ढुलाई, एक तो मिला 1 तारीख को। दूसरा ढुलाई 30 तारीख को। ढुलाई मुझे 2 जगह दिख गया, एक तो पहले तारीख को, एक तो 30 तारीख को, जिसका अमाउंट 50 रुपये है, और एक तो 115 रुपये है। ठीक है, और देखते हैं कहाँ मिलता है। एक ढुलाई और मिल गया 10 तारीख को। ठीक, अब इसी तरह से टेलीग्राम का चेक करते हैं। ठीक है, एसटीडी बूथ भी टेलीग्राम में आता है। ठीक है, और फैक्स भी उसी के अंतर्गत आ जाएगा, टेलीग्राम फिर से आ गया है ना। तो डाक टिकटें देख लेते हैं, ये भी यहाँ पर है डाक टिकट पहले भी था, यहाँ पर है। तो कुछ चीज़ें बार बार आ रही हैं, इसके लिए इनके नाम से अलग से हम खाता तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, पीटी कैश का सामान्य कॉलम हो गया दिनांक, दिनांक, पृष्ठ नंबर,
पर्टिकुलर खाता पृष्ठ, अमाउंट, उसके बाद जो मुख्य रूप से आपको ज़्यादातर आपको चाहिए, जैसे कि ढुलाई पर है, पोस्टेज पर है, डाक पर है, टेलीग्राम पर है, तो उसका हम अलग से बना लेंगे, ठीक है। तो एक हमने डाक पर बनाया, एक हमने भाड़ा पर बनाया, हमने एक यात्रा पर बनाया, ठीक है, और एक हमने कर्मचारी से संबंधित जो ग्राहक संबंधित खर्च होते हैं उनके लिए बनाया, ठीक। तो इस तरह से हमने कुछ कॉलम तैयार किया हुआ है। अब आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले है ढुलाई। ढुलाई को आप कैरेज बोलते हैं, जो कि है 50 रुपये का। तो आप लिख देंगे रोकड़ खाता से, ठीक है। रोकड़ खाते से मतलब जो खर्चों भुगतान हुआ इसके लिए एक हेडिंग लिख देंगे। अब उन सब का नाम लिख देंगे, कौन किस में खर्च हुआ। तो बाई ढुलाई लिखेंगे, मतलब ढुलाई को, या फिर बाई कैरेज। जहाँ पर ढुलाई का जो आपका कॉलम बना हुआ है ना, ये वाला कैरेज वाला सेकेंड अमाउंट, वहीं पर आपको पूरा उस 50 रुपये को शो कर देना है इस तरह से। अमाउंट में तो लिखेंगे, एक अमाउंट रहेगा सभी खर्चों का, यहाँ पर आपको सबको लिखना है लाइन से, पर ये आएगा किस में इनमें से उसको इसमें दर्शाना है। तो 50 रुपये कैरेज संबंधित वह है ढुलाई पर, तो ढुलाई वाला वह ढुलाई वाले कॉलम में आपको लिखना है। अब एसटीडी ढुलाई नहीं है, तो इसको आपको अमाउंट में तो लिखना है यहाँ लाइन से, लेकिन ये ढुलाई वाला ये एसटीडी बूथ वाला किस में आएगा, ठीक है। एसटीडी शुल्क, एसटीडी चार्ज है वो आपका पोस्टेज के अंतर्गत आएगा, तो 40 रुपये आपको उसमें ले लेना है, ठीक है। बस का किराया यात्रा संबंधी वह है 20 रुपये, तो आप यहाँ पर 20 रुपये लिखेंगे और ट्रैवलिंग का जो आपका कॉलम बना है उसके सामने लिख देंगे, ठीक है, क्लियर है। और इसी तरह डाक का कितना है फिर 30 रुपये, तो आपने पोस्टेज लिखा 30 रुपये यहाँ लिख दिया, ठीक है, पोस्टेज वाले कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टेलीग्राम और पोस्टेज का एक साथ बनाया, इसलिए हमने एसटीडी बूथ को भी लिखा। अगला, कर्मचारी के लिए जलपान 80 रुपये का। कर्मचारी का जलपान हमने अलग से इधर लास्ट में बना दिया है, तो यहाँ पर 80 रुपये कर्मचारी का, लेकिन आपको यहाँ पर भी उसको दर्शाना है, ठीक है। कुरियर कितना 30 रुपये, कुरियर ही हुआ है 30 रुपये का, यहाँ पर उसको कैरेज में ही डाल देंगे अलग से, ये रहा। अगला, ग्राहक को जलपान 35 रुपये, तो फिर से यहाँ पर लिख के आपको यहाँ पर बता देना है किसका जलपान था, ग्राहक को जलपान है ना, शायद 50 रुपये, ठीक, हाँ। तो 50 रुपये आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है बच्चों। ढुलाई पर है 35 रुपये, तो ये आपने कैरेज लिखा, 35 रुपये यहाँ लिखना है, पर ढुलाई वाले कॉलम कैरेज वाले में आपको लिख देना है। इसी तरह से सबको ढूंढना है और यहाँ पर भर दे, मतलब सब में कंप्लीट कर देना है, फिर इन द ब्लैंक में भर देना है। इसी तरह से मैनेजर का टैक्सी भाड़ा कितना था 70 रुपये, यात्रा पे में आप उसको डाल देंगे 70 रुपये को इस तरह से। फिर है आपका लेखन सामग्री कितने रुपये का 65 रुपये का, लेखन सामग्री 65 रुपये, या आपका जो स्टेशनरी वाला कॉलम बना है वहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह से बस का किराया यात्रा व्यय में आता है, तो वो यात्रा व्यय में लिख देंगे, ये रहा आपका यात्रा व्यय का कॉलम 10 रुपये, यहाँ भी, ठीक। इसी तरह से फैक्स का शुल्क शायद 30 रुपये है, तो फैक्स का जो शुल्क है वो आपको इसमें बता देना है। फैक्स का शुल्क स्टेशनरी में नहीं आना चाहिए, कितने रुपये फैक्स का शुल्क, 30 रुपये है, ठीक है। चलिए स्टेशनरी में डाल दिया गया है। अगर ये टेलीग्राम संबंधित जो भी होंगे तो ये इसके अंतर्गत आएगा। अगला, टेलीग्राम शुल्क है 200 रुपये, तो टेलीग्राम, ओहो, ये फिर बाय मिस्टेक हो गया लग रहा है मुझे, ठीक। टेलीग्राम का 200 रुपये, इसको टेलीग्राम वाले कॉलम में लिख दिए हैं। 35 रुपये उसी का है, फैक्स संबंधित शुल्क इसको यहाँ लिखा गया है। 30 रुपये किसका है, बस का किराया है शायद, ठीक है। ये थोड़ा जमा नहीं है ठीक से, माय मिस्टेक, पर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं सारे चीज़ सही एंट्री हुए हैं, जो गलत है आप उसको सुधार लेंगे। फर्नीचर की मरम्मत, डाक टिकटें हैं 105 रुपये का, डाक टिकटें पोस्टेज के अंतर्गत आ जाएंगे। और फर्नीचर की मरम्मत कितना है 115 रुपये, 29 तारीख को ना, 105 है, तो वो यहाँ रहेगा और उसको लास्ट में डाल देंगे। और ढुलाई व्यय है वो आपका फर्स्ट वाले थर्ड वाले में रहेगा, 115 यहाँ पर है। विविध व्यय 100 रुपये, विविध व्यय 100 रुपये आपको यहीं लिख देना है, और बस हो गया। लास्ट वाले में उसको लिख करके टोटल कर देंगे, तो अमाउंट का टोटल आपका हो जाएगा 2000 रुपये। बाकी इनका टोटल आप अलग अलग करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से ये पता चल जाए पोस्टेज पर कितना व्यय हुआ, टेलीग्राम पे कितना हुआ, यात्रा व्यय पर कितने हुए, और गाड़ी भाड़ा या ढुलाई पर कितने हुए,
स्टेशनरी पर कितना हुआ। तो इस तरह से आप अपना कॉलम तैयार करते हैं। मेन अमाउंट एक रहेगा जिसमें सबके खर्चों को आपको लाइन से लिख देना है और फिर अलग अलग खाते तैयार करके उनका भी यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो काफ़ी कॉमन और सरल होता है। जो खर्चा आपको बार बार मिल रहा है आप उसका कॉलम तैयार कर सकते हैं, नहीं है तब भी। नहीं है कोई चीज़ें बार बार तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ दो, किसी एक में लिख दो, जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया। तो बस इसी तरह से आपको आपका पीटीकेएस तैयार करना है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किया है इस वीडियो में। कल हम इसके क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे और इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। डे बाय डे आपको वीडियो मिलता रहेगा। बिजनेस मैथमेटिक्स में भी हम जितने भी चैप्टर्स उसके सॉल्यूशन लाते जा रहे हैं आपके लिए। तो अगर आपने अब तक हमारा मैथमेटिक्स का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के अंदर विजिट करके आप बिजनेस मैथमेटिक्स वाले प्लेलिस्ट में जा करके मैथमेटिक्स के सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।